जय हिंद। स्वागत है आपका आपके अपने स्टडी यूट्यूब चैनल एक्सपेरिमेंट कॉम्पिटिटिव क्लासेज में। इस प्लेटफॉर्म पे आपको जीके जीएस से रिलेटेड बेसिक टू एडवांस लेवल की तैयारियां कराई जाती है। तो चलिए, आप हमारे चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और आप हमारे साथ ज़रूर जुड़ें। चलिए, हम लोग बीपीएससी का एक सीरीज शुरू किए थे और 6वीं बीपीएससी के एग्ज़ाम के मद्देनज़र रखते हुए इस सीरीज में हम लोग सेट प्रैक्टिस सेट शुरू किए थे, जो रुक्मणी पब्लिकेशन का बुक है उससे। इसमें हम लोग सेट 1 देख रहे थे। सेट 1 में हम लोग 75 क्वेश्चन को है जो कवर कर चुके हैं। आज हम लोग 75 क्वेश्चन से आगे जो है वो 150 क्वेश्चन तक का कवर करेंगे, यानी यह पार्ट 2 वीडियो है। पार्ट 1 ऑलरेडी अवेलेबल है, जो नहीं देख रहे वीडियो को जरूर देखें। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। आज हमारा 76 नंबर क्वेश्चन है कि देवदार, फर, स्प्रूस, लार्च, सरू के प्रसिद्ध लकड़ी, यानी ये सब क्या है? ये सब हमारे जो है ये लकड़ी है। ये सब सरू के प्रसिद्ध लकड़ी कई पहाड़ी क्षेत्रों में भी व्यापक रूप से पाए जाते हैं। तो ये सब जो हमारे लकड़ी है, पौधे के लकड़ी है, इनमें पूछ रहा है कि इनमें से वो क्या है। तो इसका सही आंसर जो होगा वो हमारा विकल्प नंबर बी होगा, जिम्नोस्पर्म। ये जो है हमारा सब जिम्नोस्पर्म है। जिम्नोस्पर्म का देखिए हिंदी में क्या कहा जाता है, यहाँ क्वेश्चन थोड़ा विकल्प थोड़ा सा घुमाया है, अनावृत बीजी कहा जाता है। अनावृत बीजी अगर दिया रहता तो कोई भी मार देता, लेकिन इंग्लिश दिया है जिम्नोस्पर्म। तो इसका सही आंसर जो होगा वो हमारा विकल्प नंबर बी होगा, जिम्नोस्पर्म होगा। अनावृत बीजी के बारे में एक लाइन जान लीजिए कि इनमें बीज का बीजावरण नहीं हो पाता है, बीज का बीजावरण नहीं हो पाता है। तो चलिए, 77 नंबर क्वेश्चन में हमारा दो डाटा दिया गया है, दोनों को कह रहा है कि सही से सुमेलित कीजिए। तो चलिए हम लोग सुमेलित करते हैं। हमारा ए नंबर जो फल है इसका सही सुमेलित जो होगा वह 4 नंबर होगा अंडा से, और बी नंबर जो है बीज, उसका सही सुमेलित होगा 1 नंबर बीजांड। और जो ये सी नंबर है कास्ट, इसका सही सुमेलित होगा 3 नंबर हमारा तना। और जो डी नंबर है मंड, इसका सही सुमेलित होगा पत्ती। तो इस हिसाब से हमारा विकल्प नंबर जो है बी, ये हमारा सही आंसर होगा इसका। चलिए, क्वेश्चन के बीच में हम गैप भी देते हैं, आप अपने से भी आंसर देने का ट्राई कीजिएगा। चलिए, 78 नंबर क्वेश्चन है हमारा, स्टार्च और सेलुलोज के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? निगेटिव क्वेश्चन है, ने याद से ध्यान से। तो आप एक बार जरूर क्वेश्चन को पढ़ें और खुद से भी आंसर देने का ट्राई करें। चलिए हम लोग भी एक बार पढ़ लेते हैं। तो कह रहा है कि दोनों का वानस्पतिक उद्भव है, बिल्कुल सही है यह। स्टार्च और सेलुलोज का वानस्पतिक उद्भव है, दोनों बहुलक है, बिल्कुल सही है। सी नंबर में कह रहा है कि आयोडीन के साथ दोनों रंग प्रदान करते हैं, नहीं, बिल्कुल गलत है। तो इसका विकल्प नंबर हमारा नहीं कह रहा है कि सही नहीं है, तो विकल्प नंबर सी इसका सही आंसर होगा। देखिए, आयोडीन के साथ जो है सेलुलोज जो है, सॉरी सेलुलोज कह रहे हैं, स्टार्च जो है आयोडीन के साथ अभिक्रिया करके गहरा नीला रंग देता है, लेकिन सेलुलोज जो है आयोडीन के साथ अभिक्रिया करके कोई रंग नहीं देता है। यानी इसका हमारा विकल्प नंबर जो सी है वो इसका सही आंसर होगा। चलिए, 79 क्वेश्चन में भी हमारा दो डाटा दिया गया है और कह रहा है कि सही सुमेलित कीजिए इसको। तो चलिए हम लोग सुमेलित करते हैं। एंथ्रेक्स जो है हमारा, यानी ए नंबर का जो होगा वो हमारा 4 नंबर होगा। थैलीसीमिया जो है दोषी जीन से उत्पन्न रोग है। और सिरोगेसी आप लोग जानते हैं कि गर्भ की किराएदारी है। और ट्रांसजेनिक्स जो हमारा होता है वो होता है जीनोम में परिवर्तन करने वाला विज्ञान। इस हिसाब से हमारा विकल्प नंबर ए जो होगा वो सही आंसर होगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 80 पे हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 80 हमारा कह रहा है कि बैकेलाइट निम्नलिखित के संघनक से बनता है, यानी बैकेलाइट किसके किसके मिश्रण से बनता है, आप इसके बारे में बताइए। आप लोग भी ट्राई करें, जरूर ट्राई करें, आंसर तो हम बताएंगे। तो चलिए, इसका सही आंसर जो होगा वो हमारा विकल्प नंबर ई होगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। क्योंकि बैकेलाइट जो है वो फिनॉल तथा फॉर्मोल्डिहाइड के संगणक है, और फिनॉल तथा मिथेनॉल ये दोनों का संगणक है। तो इसीलिए हमारा विकल्प नंबर जो ई होगा इसका सही आंसर होगा। चलिए, 81 नंबर क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं कि एड्स विषाणु में होता है। एड्स हमारा पहले जान लीजिए क्या होता है, विषाणु होता है। इसमें विषाणु, इनमें से इस एड्स विषाणु में क्या होता है इनमें से, आप उसका सही आंसर बताइए, खुद से भी ट्राई करें। चलिए, इसका विकल्प नंबर सी जो होगा वो सही आंसर होगा कि एड्स विषाणु में आरएनए प्लस प्रोटीन पाया जाता है। थोड़ा सा एड्स के बारे में जान लीजिए। एड्स का पूर्ण रूप होता है एक्वायर्ड ल्यूमिनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। एड्स यानी एचआईवी एक प्रकार का वायरस है जो हमारी इम्यूनिटी सिस्टम को कमजोर कर देता है। चलिए, 82 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं कि कौन जैव विकास की अवधारणा से संबंधित है, यानी जैव विकास की अवधारणा इनमें से कौन से वैज्ञानिक ने दिया, सरल भाषा में समझिए। तो इसका सही आंसर जो होगा वो हमारा विकल्प नंबर बी होगा। चार्ल्स डार्विन ने अपने पुस्तक दी ओरिजिन ऑफ स्पेसीज में इस जैव विकास की अवधारणा को प्रस्तुत किया है। चार्ल्स डार्विन का पुस्तक कौन सा है? द ओरिजिन ऑफ स्पेसीज।
देखिए एक बात यहाँ समझिए, ये 82 नंबर क्वेश्चन के बाद हम लोग सीधे आ गए हैं 93 नंबर क्वेश्चन पर, यानी 10 क्वेश्चन का गैपिंग है। तो ये 10 क्वेश्चन हमारा जो है मैथ का क्वेश्चन है, तो मैथ का खुद से आप लोग सॉल्व कीजिएगा, हम लोग सिर्फ यहाँ जीके जीएस को ही सॉल्व करेंगे। चलिए 93 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि चूरिया घाट की पहाड़ियाँ नेपाल में स्थित है। पहले इतना आप जान गए इस क्वेश्चन से कि चूरिया घाट की पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है, नेपाल में स्थित है। यह पहाड़ियाँ किसका हिस्सा है, यानी कहने का मतलब जो चूरिया घाट की जो पहाड़ियाँ है इनमें से किसका हिस्सा है, किस पर्वतमाला का हिस्सा है। तो इसका सही आंसर जो होगा वो हमारा विकल्प नंबर बी होगा, शिवालिक की हिस्सा है चूरिया घाट की पहाड़ियाँ। चलिए इसके बारे में थोड़ा सा जान लीजिए, शिवालिक के बारे में, शिवालिक पहाड़ियाँ के बारे में। शिवालिक की पहाड़ियाँ जो है बर्म हिमालय की पर्वतमाला है, और शिवालिक रेंज जो है हिमालय की नवीनतम रेंज है। हिमालय की नवीनतम रेंज कौन सी है, शिवालिक रेंज है। शिवालिक रेंज का विस्तार कहाँ कहाँ से कहाँ तक है, तो सिंधु नदी से लेकर ब्रह्मपुत्र नदी तक इसका विस्तार है। शिवालिक के उत्तर में मध्य हिमालय अवस्थित है। इतना बात जान गए आप। चलिए हम लोग 94 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा अग्नेय शैल नहीं है। देखिए ये भी हमारा जो है इसमें से कह रहा है, निगेटिव क्वेश्चन है कि कौन सा अग्नेय शैल नहीं है। तो ध्यान दीजिएगा, निगेटिव क्वेश्चन बड़ी फंसाता है। तो इसका सही आंसर जो होगा वो हमारा विकल्प नंबर ई होगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। क्या कि ये ऑप्शन जितना दिया है, चारों ऑप्शन ये जो है ये हमारा अग्नेय शैल है, लेकिन कह रहा है कि अग्नेय शैल नहीं है, तो उपयुक्त में से कोई नहीं। चलिए हम लोग 95 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं कि तटीय मैदानों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। यहाँ भी देखिए कौन सा सही नहीं है, यानी ये भी निगेटिव क्वेश्चन है। तो 95 नंबर क्वेश्चन का हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी यानी पूर्वी तटीय मैदान उन्मूजित समुद्र तट, यानी इसके निम्नलिखित में से ये संबंधित नहीं है। चलिए 96 नंबर क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं कि राजस्थान के उदयपुर में निम्नलिखित में से किस खनिज का भंडार है। आप लोग भी ट्राई करें। देखिए इसका जो होगा हमारा विकल्प नंबर ई होगा, इनमें से एक से अधिक है कि राजस्थान में सीसा और जस्ता प्रमुख रूप से पाया जाता है। जैसे राजस्थान जो होता है सीसा और जस्ता उत्पादन एवं भंडारण की दृष्टि से देश में प्रथम स्थान है। लगभग देश का 90% से अधिक जस्ता और सीसा का उत्पादन और भंडारण राजस्थान में होता है। तो इसका सही आंसर जो होगा वो हमारा विकल्प नंबर ई होगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। चलिए 97 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसको प्रमुख पतन के रूप में मंजूरी दी गई है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अभी ट्राई करें। देखिए इसका सही आंसर जो होगा वो हमारा विकल्प नंबर बी होगा, बधावन का जो पतन है इसको प्रमुख पतन के रूप में मंजूरी दी गई है। फरवरी 2020 में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने महाराष्ट्र के, ये किस राज्य में स्थित है, महाराष्ट्र में स्थित है, महाराष्ट्र के बधावन बंदरगाह की स्थापना की संवैधानिक रूप से मंजूरी दे दी। अब आइए थोड़ा सा हम लोग बंदरगाह के बारे में जान लेते हैं कि भारत में बड़े बंदरगाहों को संघ सूची के अंतर्गत रखा जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। भारत का 13वां बंदरगाह जो कौन था, पोर्ट ब्लेयर बंदरगाह है। अभी वर्तमान में भारत के बड़े बंदरगाह की संख्या कितनी है, 13, और हमारा 13वां बंदरगाह कौन सा है, पोर्ट ब्लेयर है, जो अंडमान निकोबार में स्थित है। चलिए 98 नंबर को हम लोग देख लेते हैं। पूर्वोत्तर भारत की दी गई पहाड़ियों को उत्तर से दक्षिण दिशा के सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए और सही विकल्प का चयन कीजिए। आप भी ट्राई करें। चलिए इसका इस हिसाब से विकल्प नंबर हमारा जो ए है ये सही होगा, यानी पहले हमारा जो होगा वो 3 नंबर होगा मिसमी की पहाड़ियाँ, उसके बाद हमारा 2 नंबर होगा पटोकाई बम की पहाड़ियाँ, उसके बाद हमारा 1 नंबर होगा नागा की पहाड़ियाँ, उसके बाद हमारा 4 नंबर होगा मिजो की पहाड़ियाँ। ये जो क्रम है 3 2 1 4 वो किस हिसाब से क्रम है, तो यह जो है उत्तर से दक्षिण की दिशा के सही क्रम है। चलिए थोड़ा सा हम लोग इसके बारे में जान लेते हैं। मिसमी की पहाड़ियाँ जो है भारत के अरुणाचल प्रदेश राज्य में स्थित है, और पटकाई बूम की पहाड़ियाँ भारत और म्यांमार की सीमा पर स्थित है। नागा की पहाड़ियाँ नागालैंड में स्थित है, और मिजो की पहाड़ियाँ दक्षिण पूर्वी मिजोरम में स्थित है। चलिए 99 नंबर क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं कि उत्तर बिहार के मैदान को पश्चिम से पूर्व, देखिए पश्चिम से पूर्व दिशा में व्यवस्थित कीजिए। तो इसका ऑप्शन क्या होगा आप लोग जरूर बताएं, आप लोग अपने से भी ट्राई करें। इसका विकल्प नंबर जो है हमारा ए सही आंसर होगा, यानी पहले मोतिहारी का मैदान आएगा, उसके बाद जो है हमारा मधुबनी का मैदान आएगा, यानी जिला के हिसाब से इसको सजा दीजिए। उसके बाद जो है हमारा सहरसा का मैदान आएगा, उसके बाद जो है अररिया का मैदान आएगा, और सबसे लास्ट में कटिहार का मैदान आएगा। पश्चिम से पूरब कह रहा है, यानी पश्चिम दिशा से पूरब दिशा में जो जिला है उसको क्रम से ये सजा दिया है। चलिए 100 नंबर क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किन स्थानों पर नाभिकीय विद्युत संयंत्र स्थित नहीं है। नाभिकीय विद्युत संयंत्र स्थित नहीं है, जवाब दीजिए।
तो इसका सही आंसर जो होगा वो हमारा विकल्प नंबर सी होगा, जयपुर में जो है नाभिकीय विद्युत संयंत्र स्थित नहीं है। चलिए थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं इसके बारे में कि भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा केंद्र ठाणे जिले के तारापुर में स्थापित किया गया, यानी महाराष्ट्र के ठाणे के तारापुर में स्थापित किया गया था भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा केंद्र, याद रखिएगा। ऊसर मृदा जो है किस जिले में पाई जाती है, बिहार के किस जिले में पाई जाती है, आप भी ट्राई करें। इसका सही आंसर होगा विकल्प नंबर सी, ऊसर मृदा जो है बिहार के सिवान जिले में पाई जाती है। सिवान जिला की मृदा, ऊसर मृदा मतलब जलोढ़ मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी इसी को हम लोग कहते हैं, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 102 हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व पृथ्वी की भूपट्टी में क्रमशः उच्चतम और न्यूनतम मात्रा में पाया जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पृथ्वी के भूपट्टी में कौन सा तत्व है जो सबसे अधिक और सबसे कम पाया जाता है, यानी दो दो तत्वों का यहाँ कॉम्बिनेशन दिया है, तो एक हो गया सबसे अधिक और एक हो गया सबसे कम। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर होगा। हमारा ऑक्सीजन जो है पृथ्वी के भूपटपट्टी में सबसे अधिक पाया जाता है 46.60%, उसके और सबसे कम जो है हमारा मैग्नीशियम पाया जाता है 2.09%। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 103 पे चलते हैं कि भारत में अधिकतम संख्या में चक्रवात कहाँ आते हैं। सिंपल क्वेश्चन है, इसका विकल्प नंबर डी है जो है हमारा सही आंसर होगा। उड़ीसा में जो है अधिकतम संख्या में चक्रवात आते हैं, और उड़ीसा के बाद गुजरात हो गया, पश्चिम बंगाल हो गया और आंध्र प्रदेश हो गया, लेकिन सबसे ज़्यादा जो आते हैं वो चक्रवात कहाँ आता है, उड़ीसा में आता है। उड़ीसा के बारे में एक चीज़ और जान लीजिए कि उड़ीसा के बालासोर में देश का पहला वज्रपात अनुसंधान प्रशिक्षण केंद्र बनाने की स्वीकृति मिल चुकी है, जो 2021 में इसको स्वीकृति मिली थी। देश का पहला वज्रपात अनुसंधान प्रशिक्षण केंद्र उड़ीसा में, बालासोर में। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 104 पे चलते हैं। रोशनी तरंगों से आप क्या समझते हैं, रोशनी तरंगों से आप क्या समझते हैं। तो देखिए रोशनी तरंगों से हम यही समझते हैं कि उपयुक्त में जितना भी ऑप्शन दिया गया है ये सारा रोशनी तरंग का लक्षण है। निचले वायुमंडल की पवन, अधिक ऊंचाई वाली पवनों में बृहत्काय घुमावदार बहाव, केवल कोरियोलिस बल से प्रभावित, इसका सामान्य प्रभाव पूर्व से पश्चिम की ओर, सब सही है। इसीलिए हमारा विकल्प नंबर ई इसका सही आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 105 पे हम लोग चलते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, निगेटिव क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। तो चलिए इसका विकल्प नंबर डी जो होगा वो हमारा सही आंसर होगा। परिशुद्ध कृषि का मतलब शॉर्ट सरल भाषा में समझिए डिजिटल कृषि होता है, न कि बाजार की मांग के अनुसार फसल उत्पादन नियंत्रित करना। देखिए प्रसिद्ध खेती जो है डिजिटल कृषि प्रौद्योगिकी का उपयोग करके फसल की उत्पादकता में वृद्धि करने का प्रयास किया जाता है, परिशुद्ध कृषि द्वारा, यानी डिजिटल खेती किया जाता है। चलिए हमारा जो है 106 नंबर में है, सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है, आप भी ट्राई करें। इसका सही आंसर जो होगा वो हमारा विकल्प नंबर डी होगा। सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान जो है वो उड़ीसा में स्थित है, उड़ीसा राज्य के मयूरभंज जिला में स्थित है। और सिमलीपाल नेशनल पार्क एक प्रमुख बाघ अभ्यारण्य है, ये जो राष्ट्रीय उद्यान है ये बाघ अभ्यारण्य है। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 107 पे चलते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है, आप भी ट्राई करें। इसका सही आंसर होगा जो विकल्प नंबर हमारा बी है, अनाईमुड़ी जो है दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। अनाईमुड़ी की चोटी अनाईमलाई पर्वत की सर्वोच्च ऊंची चोटी है। अनाईमुड़ी की चोटी की ऊंचाई जो है 2695 मीटर है। दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी दोदा बेटा है, दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी जो है दोदा बेटा, और प्रथम जो है अनाईमुड़ी होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 108 है हमारा कि हेम तेंदुआ राज्य पशु है, यानी राजकीय पशु है, यहाँ थोड़ा सा लिख लीजिएगा, आप सुधार कर लीजिएगा कि हेम तेंदुआ राजकीय पशु है किन किन राज्यों का। तो इसका जो सही आंसर होगा हमारा विकल्प नंबर ई होगा। उपयुक्त में से एक से अधिक है कि हिमाचल प्रदेश का भी राष्ट्रीय जो है पशु जो है हेम तेंदुआ है, और संघ शासित प्रदेश लद्दाख जो है इसका भी राजकीय पशु जो है हेम तेंदुआ, इसलिए इसका विकल्प नंबर ई हमारा उपयुक्त में से एक से अधिक सही आंसर होगा। चलिए 109 नंबर क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। एक तरफ हमारा जो है सीमा का नाम दिया गया और एक तरफ हमारा देश दिया गया, और देखिए यहाँ कह रहा है कि सुमेलित नहीं है। तो ये देख लेते हैं हम लोग। रेड क्लिफ लाइन भारत और पाकिस्तान के बीच, बिल्कुल सही है। डुरंड लाइन भारत और बांग्लादेश के बीच, यही गलत है हमारा। डुरंड लाइन भारत और अफगानिस्तान के बीच है, यानी विकल्प नंबर बी इसका सुमेलित नहीं है, यही सही होगा भारत और अफगानिस्तान के बीच। बाकी ये सब भी समझ लीजिए। मैकमोहन लाइन भारत और चीन के बीच बिल्कुल सही है। पाक जलमन डबरूमन भारत और श्रीलंका के बीच बिल्कुल सही है।
चलिए हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 110। निम्नलिखित में से कौन सरकारी प्रतिभूतियों का सबसे बड़ा धारक है? सरकारी प्रतिभूति कह रहा है, ध्यान दीजिएगा, ट्राई मारिए। चलिए इसका सही आंसर जो होगा वो हमारा विकल्प नंबर ए होगा। वाणिज्य बैंक जो है सरकारी प्रतिभूतियों का सबसे बड़ा धारक है। सरकारी प्रतिभूतियां जो है आरबीआई द्वारा जारी किया जाता है। और आरबीआई के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए कि आरबीआई भारत में वित्त बाजार का नियामक और नियंत्रण संस्था है। आरबीआई भारत में विदेशी मुद्रा का भी नियंत्रण संस्था है। और सहकारी बैंक के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। सहकारी बैंक ग्रामीण स्तर पर कृषि क्षेत्र में ऋण उपलब्ध कराती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 पे हम लोग चलते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी समितियां युग्म सहित सुमेलित नहीं है? कौन सी समितियां सुमेलित नहीं है, ध्यान दीजिएगा इसके। तो चलिए हम लोग एक एक करके देखते थे। मालेगांव समितियां माइक्रो फाइनेंस से, बिल्कुल सही है। तारापुर समितियां पूंजी खाता परिवर्तन से। यह भी बिल्कुल सही है। राजा चिलैया समिति भारत में कर सुधार से। और नरसिम्हन समिति उर्वरक कंपनियों के निवेशन से, यह बिल्कुल गलत है। नरसिम्हन समिति जो है वो बैंकिंग क्षेत्र में सुधार से संबंधित है, बैंकिंग क्षेत्र में सुधार से संबंधित है। नहीं तो इस हिसाब से हमारा ये सम्मिलित नहीं है, तो विकल्प नंबर डी सही हमारा आंसर होगा। थोड़ी सा और कुछ और समितियाँ इंपॉर्टेंट है, उसके बारे में सुन लीजिए, जान लीजिए। विराट है सेठ समिति का संबंध जो है हथकरघा उद्योग से है। मल्होत्रा समिति का संबंध जो है बीमा क्षेत्र से है। और बोहरा समिति का संबंध जो है राजनीति में अपराधीकरण से है। और भगवती समिति का संबंध जो है बेरोजगारी से, याद रखिएगा। और ये सब तो आप यहाँ दिया ही है कि मालेगांव समिति माइक्रो फाइनेंस से, तारापुर समिति पूंजी खाता परिवर्तनीयता से, राजा चिल्लैया समिति जो है भारत में कर सुधार से, और नरसिंहन समिति हमारा बैंकिंग क्षेत्र से होगा सही आंसर। चलिए 112 नंबर क्वेश्चन है कि पढ़ना लिखना अभियान किसे शिक्षित करने के लिए? पढ़ना लिखना यानी पढ़ लिख के कौन इसमें से शिक्षित होगा? तो इसका सही विकल्प जो होगा वो हमारा ए नंबर होगा। वयस्क जो है हमारे पढ़ने लिखने अभियान से संबंधित है। एक बात और जान लीजिए इस अभियान के बारे में, काफ़ी इम्पोर्टेंट बात है। यह भारत सरकार के अभियान है, यानी केंद्र सरकार की अभियान है। पढ़ना लिखना अभियान का उद्देश्य जो है भारत में वर्ष 2030 तक 100% साक्षरता प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है। भारत सरकार इसको 2021 में पढ़ना लिखना अभियान लॉन्च किया गया था। और कहाँ से? तो राजस्थान से। चलिए हम लोग 113 नंबर क्वेश्चन जान लेते हैं कि आरबीआई द्वारा निम्न में से कौन सा संचालन मौद्रिक संचरण में मदद करेगा? आप भी ट्राई करें। इसका जो है विकल्प नंबर ई हमारा सही आंसर होगा। इनमें से एक से अधिक जो है मौद्रिक संचरण में हमको सहायता प्रदान करेगा। चलिए 114 नंबर हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं कि लघु वित्तीय बैंक का आरंभ न्यूनतम पूंजी राशि कितना होना चाहिए? इसका सही आंसर जो होगा वो हमारा 100 करोड़ रुपया होगा। 100 करोड़ रुपये से आप लघु वित्तीय बैंक का आरंभ कर सकते हैं। चलिए 115 नंबर क्वेश्चन है कि बैंक हमारे गांव पहल किसके द्वारा क्रियान्वित की जाता है? आप भी ट्राई करें। इसका सही आंसर जो होगा विकल्प नंबर बी होगा। जीविका सदस्यों द्वारा बैंक हमारा गांव पहल जो है वह क्रियान्वित किया जाता है। चलिए 116 नंबर क्वेश्चन हमारा, बिहार के निम्न में से किस जिले में शहरीकरण की दर 5% से अधिक है? यानी ऑप्शन के हिसाब से पूछ रहा है। ऐसे भी शहरीकरण की दर 5% से अधिक, ये जो ऑप्शन दिया है इसी में से आपको एक बताना है। तो इसका जो होगा हमारा विकल्प नंबर डी जो होगा नालंदा। ऑप्शन के हिसाब से शहरीकरण का दर 5% से अधिक जो है इसी का है, नालंदा का है। बाकी इसका 5% से कम है, याद रखिएगा। और एक बात और जान लीजिए कि बिहार में सर्वाधिक नगरीकरण जनसंख्या वाला जिला जो है पटना है 44.3%। और बिहार में न्यूनतम शहरीकरण जनसंख्या वाला जिला जो है हमारा समस्तीपुर है 3.46%। चलिए हम लोग 117 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं कि किस राज्य सरकार ने बाल हृदय योजना शुरू की और इसके लिए कितनी राशि निर्धारित की है? काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसका सही आंसर जो होगा वो हमारा जो होगा विकल्प नंबर डी होगा। बिहार राज्य सरकार ने बाल हृदय योजना शुरू की है और इसकी राशि जो है 300 करोड़ रुपया रखा गया है। इसका उद्देश्य जो है बिहार सरकार द्वारा ये चालू किया गया है। और इसका उद्देश्य जो है कि दिल में छेद सहित पैदा बच्चे के हृदय ऑपरेशन के लिए मुफ्त इलाज कराए जाने वाली यह योजना है। यानी जिस बच्चा जो पैदा हुआ है उसको पैदा होते समय उसके दिल में छेद है, तो बिहार सरकार उसकी मदद करेगी 300 करोड़ रुपया तक की निर्धारित राशि तक। चलिए 118 नंबर है हमारे, फैंटम कैपिटल शब्द किससे संबंधित है? काफ़ी इम्पोर्टेंट है, बताइए।
इसका विकल्प नंबर ए हमारा जो होगा वो सही आंसर होगा, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश से। चलिए अब करंट स्टार्ट हो रहा है कि वर्ष 21-22 के लिए बिहार के बजट में कुल व्यय आकार कितना है। ऐसे भी ये पूछेगा नहीं, 2023 आ गया है, लेकिन हो सकता है कि पूछ दे कहीं है, इसलिए इसको याद रखिएगा। इसका विकल्प नंबर सी हमारा सही आंसर होगा। चलिए 120 नंबर हमारा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार विदेशी नागरिकों को, देखिए याद रखिएगा, प्राप्त नहीं है। कौन सा मूल अधिकार जो विदेशी नागरिक कह रहा है तो प्राप्त नहीं है। इसका जो हमारा विकल्प नंबर 20 सही आंसर होगा। अभिव्यक्ति के स्वतंत्रता का अधिकार जो है विदेशी नागरिक को प्राप्त नहीं, सिर्फ भारतीय नागरिक को प्राप्त है। चलिए हमारा क्वेश्चन नंबर 121 है कि किस मिट्टी में चूना एवं क्षार की कमी पाई जाती है, बताइए। इसका सही आंसर जो होगा वो हमारा बलथर मिट्टी होगा। बलथर मिट्टी रेत एवं कंकड़ युक्त अम्लीय मिट्टी होता है, यानी इसमें अम्ल की मात्रा पाया जाता है, यह अम्लीय मिट्टी होता है। इसमें चूना एवं क्षार की कमी पाया जाता है। बलथर मिट्टी पीलापन लिए हुए लाल रंग का होता है, यह हल्का सा पीला और लाल रंग का होता है। चलिए 122 नंबर क्वेश्चन है कि बिहार में किस प्रकार के सैलों का पाइराइट पाया जाता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। किस प्रकार का पाइराइट पाया जाता है बिहार में, तो इसका सही आंसर जो होगा वो हमारा विकल्प नंबर सी होगा, विंध्यन कर्म के सेल पाया जाता है। बिहार में विंध्यन कर्म की सेल दक्षिण पश्चिम रोहतास और कैमूर जिला में पाया जाता है। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 123 पे चलते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। देखिए निगेटिव क्वेश्चन का भी परेशान करता है, कौन सा कह रहा है कि सुमेलित नहीं है। 123 नंबर है हमारा, आप भी ट्राई करें, इसीलिए हम गैप दे रहे हैं। इसका जो है विकल्प नंबर सी हमारा सही आंसर होगा। सीसा जो पूर्णिया में दिया गया है यह हमारा गलत दिया गया है। पूर्णिया जो है जूट उत्पादन में बिहार में अग्रणी। पूर्णिया में क्या चीज़ सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है, तो जूट उत्पादन होता है। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 124 है कि कौन सा राष्ट्रीय जलमार्ग बिहार से गुजरता है, अभी ट्राई करें। इसका सही आंसर जो होगा वो विकल्प नंबर ए है, राष्ट्रीय जलमार्ग 1 जो है हमारा बिहार से गुजरता है। यह बक्सर से भागलपुर तक का खंड बिहार में पड़ता है। बक्सर और भागलपुर तक राष्ट्रीय जलमार्ग 1 जो है वो हमारा बिहार से होकर गुजरता है, बक्सर और भागलपुर में। चलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 125, बिहार बंधु समाचार पत्र का प्रकाशन किस वर्ष प्रारंभ हुआ, बताइए। इसका सही आंसर जो होगा वो विकल्प नंबर बी होगा, बिहार बंधु समाचार पत्र का प्रकाशन 1874 ईस्वी से प्रारंभ हुआ। बिहार का प्रथम हिंदी समाचार पत्र जो है बिहार बंधु समाचार पत्र है। इसका प्रकाशन 1874 ईस्वी से पटना से प्रकाशित हुआ। और एक देख लीजिए द बिहार हेराल्ड जो है, यह जो है बिहार हेराल्ड जो है बिहार का प्रथम अंग्रेजी समाचार पत्र था और इसका प्रकाशन 1875 ईस्वी में हुआ। लेकिन यहाँ कह रहा है कि बिहार बंधु, तो इसका 1874 और बिहार का प्रथम जो है समाचार पत्र था वो बिहार बंधु था। अंग्रेजी पूछेगा तो अब आएगा द बिहार हेराल्ड। चलिए क्वेश्चन नंबर हमारे 126 पे चलते हैं कि बिहार में धान रोपते समय कौन सा गीत गाया जाता है। देखिए गाना वाना सब है, तो इसका सही विकल्प जो होगा वो हमारा होगा विकल्प नंबर बी, चौचर गीत जो होता है बिहार में रोपनी के समय जो होता है चौचर गीत गाया जाता है। बिहार में ऋतु से संबंधित जो गीत है उसके बारे में सुन लीजिए कि ऋतु जब जो जो ऋतु बदलता है कैसे कैसे गीत लोग गाते हैं। तो फगुआ, चैता, कजरी, हिंडोला, चतुर्मासा, बारहमासा, मांगली गीत गाया जाता है बिहार में। चलिए 127 नंबर क्वेश्चन है कि बिहार में न्यूनतम महिला साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है। न्यूनतम यानी सबसे कम महिला साक्षर किस जिला में स्थित है 2011 की जनगणना के अनुसार, बताइए। तो इसका सही आंसर जो होगा वो हमारा होगा विकल्प के हिसाब से पूछ रहा है, वो हमारा जो होगा वो सहरसा होगा। सहरसा जो है न्यूनतम महिला साक्षरता दर वाला जिला है। और सबसे अधिक अगर पूछता तो वो हमारा रोहतास हो जाता है। रोहतास जो है अधिकतम महिला साक्षरता वाला जिला है बिहार में। चलिए 128 नंबर क्वेश्चन है, न्यूनतम जनसंख्या के आधार पर जिलों का सही क्रम क्या है, यानी न्यूनतम सबसे कम जनसंख्या के आधार पर जिला के सही क्रम को सजाना है, ट्राई कीजिए। तो इसका जो है विकल्प नंबर डी सही आंसर होगा, यानी सबसे पहले हमारा सबसे कम सिकेपुरा, उसके बाद शिवहर, उसके बाद जो है अरवल, उसके बाद जो है लखीसराय। इस हिसाब से हमारा विकल्प नंबर डी सही आंसर होगा। चलिए 129 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। एक तरफ हमारी जनजातियाँ दिया हुआ है और एक तरफ जिला दिया हुआ है और इसको मिलान करना है, कभी ट्राई करें। चलिए इसका सही आंसर जो होगा, कोरा जनजाति कटिहार में पाया जाता है।
और उराव जनजाति जो है वो हमारा चंपारण में पाया जाता है। और मुंडा जनजाति रोहतास में, सॉरी, मुंडा जनजाति ठीक है रोहतास में पाया जाता है। और चेरो जनजाति जो है गया में पाया जाता है। तो इस हिसाब से हम लोग मिलान करेंगे तो हमारा सही आंसर जो है वो क्या हो जाएगा, तो एक का हो जाएगा 2, और बी का हो जाएगा 1, और सी का हो जाएगा 3, और डी का हो जाएगा हमारा 4। तो 2 1 3 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए 130 नंबर क्वेश्चन है कि किसे वर्ष 2020 का, देखिए 2020 का पूछ दिया, प्रतिष्ठित बुकर पुरस्कार प्रदान करने की घोषणा की गई है। अभी ट्राई करें तो इसका सही आंसर जो होगा वो हमारा डगलस स्टुअर्ट है। इन्हें 2020 का बुकर पुरस्कार दिया गया था। और कि यह जो पुरस्कार बुकर पुरस्कार दिया गया साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है सुगीबैन रचना के लिए दिया गया था। किस रचना के लिए? सुगीबैन। यह इम्पोर्टेंट नहीं है, 2022 का सुन लीजिए, जान लीजिए, ये इम्पोर्टेंट है। 2022 का बुकर पुरस्कार जो है श्रीलंकाई लेखक सेहान करुणातिलका को द सेवन मून्स ऑफ माली अल्मेड़ा के लिए दिया गया। किस पुस्तक के लिए? सेवन मून्स ऑफ माली अल्मेड़ा। किनको? श्रीलंकाई लेखक को सेहान करुणातिलके को। याद रखिएगा 2022 का। चलिए 131 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा ऊंट फेस्टिवल पुष्कर मेला 2022 कहाँ शुरू हुआ? तो ये हमारा राजस्थान में शुरू हुआ था। इसका सही आंसर है राजस्थान। चलिए 132 नंबर क्वेश्चन है कि किस राज्य सरकार द्वारा अभियोदय निःशुल्क कोचिंग योजना का शुभारंभ किया गया है? इसका सही आंसर जो होगा वो हमारा उत्तर प्रदेश होगा। इसमें कॉम्पिटिटिव की तैयारी कराई जाएगी, वो भी निःशुल्क। चलिए 133 नंबर क्वेश्चन हमारा ऑपरेशन समुद्र द्वितीय किसके द्वारा लॉन्च किया गया? ये तो ऑपरेशन समुद्र से ही समझ में आ जाएगा कि भारतीय नौसेना द्वारा, नौसेना ही समुद्र में ऑपरेशन कर सकता है। चलिए ये जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट है, स्टार लगा लीजिएगा। वर्ष 2030 में एशियाई खेलों का आयोजन कहाँ किया जाएगा? बताइए। 134 नंबर, इसका सही आंसर जो होगा वो हमारा विकल्प नंबर बी होगा। वर्ष 2030 में जो है एशियाई खेलों का आयोजन दोहा में किया जाएगा। दोहा जो है वो कतर की राजधानी है। इसी तरह देखिए रियाद जो है 2034 में जो है सऊदी अरब की राजधानी रियाद में एशियाई खेलों का आयोजन किया जाएगा। ये भी याद रखिएगा 2034 का भी। चलिए 135 नंबर क्वेश्चन है हमारा टेनिस टेनिस प्रतियोगिता फ्रेंच ओपन 2022 के पुरुष एकल वर्ग का खिताब किसने जीता? तो इसका सही आंसर जो होगा वो हमारा होगा राफेल नडाल। टेनिस प्रतियोगिता फ्रेंच ओपन याद रखिएगा किससे संबंधित है? तो टेनिस से संबंधित है। 2022 में पुरुष एकल का वर्ग किसने जीता था? तो राफेल नडाल ने जीता था। चलिए 136 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं कि चर्चित पुस्तक सनराइज ओवर अयोध्या नेशनहुड इन आवर टाइम्स, सनराइज ओवर अयोध्या नेशनहुड इन आवर टाइम्स को किसने लिखा है? अभी ट्राई करें। इसका सही आंसर जो होगा वो हमारा होगा सलमान खुर्शीद। चलिए 137 नंबर क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं कि भारत के सर्वोच्च खेल सम्मान मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? काफ़ी इम्पोर्टेंट है, अब ट्राई करें ज़रूर। इसका सही आंसर जो होगा वो हमारा ए नंबर होगा। शरत कमल अजंता को, जो टेबल टेनिस खिलाड़ी है, इनको जिस दिया गया मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया। एक बात और जान लीजिएगा कि लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए ध्यानचंद पुरस्कार 2022 में कितने लोगों को दिया गया है? तो ध्यानचंद पुरस्कार दिया गया है 4 लोगों को। कौन सा पुरस्कार? यहाँ लिख देते हैं, ध्यानचंद पुरस्कार 4 लोगों को दिया गया है। और उसके बाद जो है अर्जुन पुरस्कार भी 4 लोगों को दिया गया है 2022 में। ये भी याद रखिएगा, ध्यानचंद और अर्जुन पुरस्कार जो है 4 लोगों को दिया गया है। और ये जो है हमारा मेजर ध्यानचंद पुरस्कार इनमें से कह रहा है कि कोई सरल कमत अजंता को दिया गया है। ऑप्शन मतलब 4 आदमी में से एक ही ऑप्शन ये है। ऐसे मिला कितने को है? तो 4 आदमी को मिला है। चलिए 138 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं कि जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2023 CCPI 2023 में भारत का किस स्थान पर रहा जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में? तो इसका सही आंसर जो होगा विकल्प नंबर बी होगा, 8वें स्थान पर भारत का स्थान रहा। चलिए 139 नंबर क्वेश्चन है कि किस राज्य सरकार ने कैसर हिंद नामक तितली को राज्य तितली घोषित किया है? काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसका सही होगा जो हमारा विकल्प नंबर सी होगा। अरुणाचल प्रदेश राज्य सरकार ने कैसर हिंद नामक तितली को राज्य तितली घोषित किया है। चलिए 140 नंबर क्वेश्चन है कि राज्यसभा के नए महासचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका सही आंसर जो होगा वो हमारा विकल्प नंबर ए होगा। पीसी मोदी को राज्यसभा के नए महासचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। चलिए 141 नंबर क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन यानी UNWTO द्वारा भारत की किस
गांव को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव के रूप में चुना गया। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इसका विकल्प नंबर सी हमारा पोचमपल्ली जो है तेलंगाना में स्थित है। इनको जो है UNWTO द्वारा भारत के सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव के रूप में चुना गया है। चलिए 142 नंबर क्वेश्चन है कि सांस्कृतिक और आर्थिक संबंधों को मजबूत करने के लिए किस देश ने भारत के साथ युवा पेशवर योजना शुरू किया है? युवा पेशवर योजना शुरू करने की घोषणा की है। तो इसका सही आंसर जो होगा वो हमारा विकल्प नंबर सी होगा, ब्रिटेन के साथ युवा पेशवर योजना। चलिए 143 नंबर क्वेश्चन है कि किस राज्य ने जन सेवक ऑनलाइन पोर्टल और जन संपदन नामक एकीकृत लोक शिकायत निवारण प्रणाली लॉन्च की है? इसका सही आंसर जो होगा वो विकल्प नंबर ए होगा, कर्नाटक। चलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि मिस्र में आयोजित संयुक्त राष्ट्र की 27वीं जलवायु परिवर्तन बैठक 2022 यानी COP27 में भारत की तरफ से कौन अध्यक्षता की है? COP27 पहले इतना बात आप जान गए कि COP27 का आयोजन कहाँ किया गया था, तो मिस्र में किया गया था। और मिस्र के किस शहर में किया गया था, तो शर्म अल शेख में आयोजित किया गया था, जिसमें भारत की ओर से भूपेंद्र यादव जो थे इन्होंने ही अध्यक्षता किया। चलिए 145 नंबर क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। निम्नलिखित में से किस रेलवे स्टेशन पर भारतीय रेलवे ने पहला पॉड होटल लॉन्च किया है? पॉड होटल लॉन्च किया है किस रेलवे स्टेशन पे भारतीय रेलवे ने? तो इसका सही आंसर जो होगा विकल्प नंबर बी हमारा होगा, मुंबई सेंट्रल स्टेशन पे भारतीय रेलवे द्वारा पॉड होटल को लॉन्च किया गया है। चलिए 146 नंबर क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम दृष्टि में आना ही आना है, G20 से रिलेटेड है। अभी आपको पता ही है कि भारत जो है G20 की अध्यक्षता कर रहा है, इसीलिए भारत की G20 की अध्यक्षता के लिए लोगो, थीम और वेबसाइट का अनावरण किसने किया? अभी सोचिए। इसका सही आंसर जो होगा वो हमारा विकल्प नंबर जो होगा वो हमारा सी होगा, नरेंद्र मोदी ने लोगो, थीम और वेबसाइट का अनावरण किया। थोड़ा सा इसके बारे में जान लीजिए। इसका लोगो जो है खिलता हुआ कमल है, और थीम जो है वह वासुदेव कुटुम्बकम है, यानी वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर। थीम याद रखिएगा, दो थीम है, एगो थीम है वासुदेव कुटुम्बकम और एगो थीम जो है वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर। तो ये जो थीम है वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर, ये याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 147 पे हम लोग चलते हैं कि भारतीय खेल प्राधिकरण एशियाई ने कितने एथलेटिक और कोचों को पहली बार एशियाई संस्थागत पुरस्कार से सम्मानित किया गया? ये पहली बार पुरस्कार से सम्मानित किया जा रहा है भारतीय खेल प्राधिकरण द्वारा, एशियाई द्वारा। तो ये याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसका सही आंसर जो होगा विकल्प नंबर बी हमारा होगा, 146 लोगों को सम्मानित किया गया है। चलिए 148 नंबर क्वेश्चन हमारा, 19 नवंबर 2022 को गुरु नानक देव की कौन सी जयंती मनाई गई? तो इसका सही आंसर जो होगा वो विकल्प नंबर डी होगा, 153वीं जयंती जो मनाई गई 2022 में गुरु नानक देव की 153वीं जयंती मनाई गई 19 नवंबर को। चलिए 149 नंबर क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने किस वर्ष तक मथुरा वृंदावन को शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन पर्यटन स्थल बनाने की घोषणा किया है? आप भी ट्राई करें। इसका सही आंसर जो होगा वो हमारा विकल्प नंबर 2041 तक उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने मथुरा और वृंदावन को शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन पर्यटन स्थल बनाने की घोषणा किया है। लास्ट क्वेश्चन हमारा है 150 नंबर की, राष्ट्रीय कानूनी सेवा दिवस 2022 यानी नेशनल लीगल सर्विस डे 2022 कब मनाया गया? अभी ट्राई करें। इसका विकल्प नंबर ई हमारा जो होगा वो सही आंसर होगा, उपयुक्त में से कोई नहीं, काहे कि राष्ट्रीय कानूनी सेवा दिवस जो है 9 नवंबर को मनाया जाता है, याद रखिएगा हमारा। तो इस हिसाब से आज हमारा सेट जो है वो 1 नंबर कंप्लीट हुआ, और आपको सेट 2 का वीडियो जल्द ही मिलेगा। इसी तरह आप 15 सेट हम लोग एग्जाम से पहले कवर कर लेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।